ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है कार्बन कंपाउंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें से देखेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, कार्बन कंपाउंड। ओके, कार्बन कंपाउंड्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा चैप्टर सिर्फ कार्बन के बारे में है। कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? C। तो ये इसका सिंबल है। अगर इसका एटॉमिक नंबर पूछा जाए 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए 2,4। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 4। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके 4 होते हैं। तो ये टोटल कहानी कार्बन ये है। ये कार्बन का इंट्रोडक्शन है और कार्बन के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए, हाँ, स्टेबल होने के लिए केमिस्ट्री में 2 रूल होते हैं। या तो वो अपनी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर दे, या तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर दे? 8। इस रूल को कहते हैं डुप्लेट रूल। और ये क्योंकि 8 से आ रहा है तो ये होता है ऑक्टेट रूल। ठीक है। यानी कि अगर किसी के लास्ट शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वो स्टेबल है। केमिस्ट्री में स्टेबल एलिमेंट का क्या मतलब होता है? वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता। अगर कोई एलिमेंट जितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है तो वो उतना क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है। थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 ही क्यों होती है। ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो कार्बन और हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन या क्लोरीन हो, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन हो, या ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, तो इनके बीच में बॉन्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बॉन्ड। या सोडियम या क्लोरीन हो, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड एक एनर्जी होती है। बॉन्ड क्या है? एक एनर्जी है। इस तरह से समझ ले कि अगर मेरे पास ये एक मार्कर है और दूसरा एक मार्कर है, मैंने इसको ज़ोर से एक धागे से बांध दिया। मैंने जितना ज़ोर से धागा बांधा उतना तेज़ ये क्या होगा? बॉन्ड होगा। उतना टाइट क्या होगा? बॉन्ड होगा। तो एक एनर्जी है, ये दोनों को क्या करिए? रखिए, पकड़ के रखिए। पर केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि हम 2 तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि 2 तरह के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में बच्चों 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो एक आयोनिक है और दूसरा कोवैलेंट है। कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करता है किसी भी एलिमेंट के साथ, चाहे हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसके साथ जो बॉन्ड वो फॉर्म करता है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। ये दोनों बॉन्ड में फ़र्क क्या है इसको भी समझ लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मतलब क्या? मतलब इसका ये, अगर हाइड्रोजन है और कार्बन है तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्रॉस, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कह रहा हूँ, डॉट यहाँ पर मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है। या ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास नहीं आएगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। मतलब जब हाइड्रोजन को चाहिए रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस चला जाएगा, जब कार्बन को चाहिए रहेगा तो कहाँ चला जाएगा? कार्बन गैस। किसी चीज़ को शेयर करने का मतलब क्या होता है? वो किसी की भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिमोट दे दूँ, ये रिमोट किसी का नहीं है, ये क्लास का रिमोट है, तो किसी का नाम नहीं, जिसको जब चाहिए वो ले सकता है। ऐसा एग्ज़ाम में अगर आपको सपोज़ करो, एग्ज़ाम में अगर आप कुछ मांगते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है, जैसे मैप होता है या कुछ होता है, तो एक कॉमन चीज़ जो सबके पास जाती है, जो मांगे उसको मिल जाए, तो वो किसी का नहीं है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाता नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयर होता है। और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है? एक ही बार में इलेक्ट्रॉन या तो एक के पास चला जाएगा या तो दूसरे के पास आ जाएगा। जैसे कि क्लोरीन और सोडियम की जो तासीर है वो, यहाँ पर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है क्लोरीन को। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो अगर 11 होता है तो 281 होता है, बराबर। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन गैस कितने होते हैं? 17। सो 2 8 7 हुआ। अब ये एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो 2 8 8 हो गया। तो इसके पास भी 8 हो गया और इसके पास भी क्या हो गया? 8। क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इतनी बात समझे? फिर अगर ये समझने आया तो यानी कि आपको ये समझना है कि कार्बन अपने बीच में कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। अब आपकी किताब में दिया है कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है? आयोनिक बॉन्ड
क्यों नहीं बनाता? तो उसके सेकेंड पेज पर 3 रीजंस को लिस्ट किया हुआ है, उसको देखते हैं हम। उसका पहला रीज़न, मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वाई कार्बन ओनली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, इसको समझने की बात है। पहला चीज़, कार्बन गैस 2,4 है। अगर हम ऑक्टेट रूल के हिसाब से देखेंगे तो अगर इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 8 हो जाएंगे, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, बराबर है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो देखते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो कार्बन में बहुत ज़्यादा सडनली एनर्जी आ जाती है, और ये देखा गया कि कार्बन इतनी एनर्जी को संभाल नहीं पाता। हम इलेक्ट्रॉन लेते या देते क्यों हैं, उसको स्टेबल करने के लिए। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी कार्बन कैसा हो जाता है, अनस्टेबल। तो इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो कोई बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई, तू 4 इलेक्ट्रॉन ना ले, पर तू 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि फिर तेरे लास्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 2 पे भी तो स्टेबल होता है। तो कोई कहता है कि भाई तू 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। कार्बन इस पर भी राजी नहीं होता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बहुत सारी एनर्जी चली जाती है, तो अगेन कार्बन क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो ये नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। क्या करता है, ना वो डोनेट करता है ना वो एक्सेप्ट करता है, वो क्या करता है, शेयर करता है। तो ये ओवरऑल कहानी हुई कार्बन के बारे में कि कार्बन है क्या, दिखता कैसे, ऑक्टेट डुप्लेट रूल क्या होता है, और कार्बन क्यों कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, आयोनिक बॉन्ड वगैरह क्यों नहीं बनाता। ठीक है, लिख लो, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो कार्बन की कहानी यहाँ तक तो समझ आई। अब इसके आगे जो बता रहा हूँ, एग्जाम में इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है, मैं जो बना के बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन का डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाओ। मतलब क्या, सुनो ध्यान से। आपको अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, मालूम है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन के पास बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले सकता है, दूसरे हाइड्रोजन से ले सकता है। यूजुअली ऐसा लिखते हैं, अगर आपको बोला गया कि डॉट स्ट्रक्चर बनाओ या डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाओ और 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए आया, तो ऐसे करना है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर। ये ऐसे गोल बना लो यहाँ पर, और इसके साथ इसको ऐसे गोल बना लो यहाँ पर। मतलब ये दोनों कॉमन है यहाँ पर, ऐसे, या तो ऐसे कर लो, ये क्रॉस यहाँ दिखा दो, ये क्रॉस यहाँ दिखा दो, ये तो सेम के लिए हो गया। मैं एक और एक बताता हूँ, मुझे बताओ मीथेन का फॉर्मूला सबको याद है, CH4 होता है, ठीक है, कि हम रिवाइज करें तो हमें पता है कि मीथेन क्या है, हालांकि चैप्टर में आगे पढ़ेंगे मीथेन ये। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। एक हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। तो 4 हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। तो अगर एक कार्बन को अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना तो उसे कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। तो वही किया हुआ है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट से और 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से, ठीक है। तो ये डॉट और क्रॉस मिलकर एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ एक बॉन्ड बनेगा। आप हमेशा याद रखें, एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमेशा याद रखें, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये तो हो गया डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। इसी को अगर आपको सर्कुलर मैनर में बनाने के लिए दे दिया, वो हम 21 में देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एग्जैक्टली बोलते क्या। तो करने का क्या, ये हाइड्रोजन का ये पूरा पार्ट है, ठीक है ना, और ये कार्बन है, इसको यहाँ से ऐसे पार्ट ले लो, तो ये दोनों का कॉमन एरिया हो गया। ये हाइड्रोजन का पार्ट है, और यहाँ से ये वाला और ये वाला पार्ट ऐसे ले लो, ये हाइड्रोजन का पार्ट है, और यहाँ से ये क्या नाम है, कार्बन को इस तरह से ले लो ताकि ये आ जाए। फिर ये थोड़ा इसको मैं नीचे बना लेता हूँ, तो ये हाइड्रोजन का सर्कल है, और यहाँ से आप इसको ऐसे ले लो, तो ये इस तरह से बनता है। एक बार आप किताब में बनाएंगे तो आपको बन जाएगा। इसको लुईस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, ये डॉट क्रॉस जो बनाया ना उसे कहते हैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये मीथेन के लिए आ सकता है बनाने, H2 के लिए आ सकता है बनाने। इसके अलावा भी और कुछ दिया होगा किताब में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अलावा आपको ये आ सकता है बनाने के लिए O2 के लिए, O2 यानी कि डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के लिए। अब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के लिए क्यों ऐसा, वो सुन लो। अब ऑक्सीजन के अंदर टोटल लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिए
2 यहाँ लिख दिए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन है, हैं। दूसरा भी ऑक्सीजन यहाँ ले लेते हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसके पास 6 है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। स्टेबल करने के लिए कितने और चाहिए, 2 चाहिए, तब 8 होगा। अगर ये इससे मिला ले, ध्यान से देखो, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो जिसमें ऑक्सीजन लिखा है, 2 4 6 और एक 7, 8 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब क्या करो, ये इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ लेकर आओ और ये इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पर लेकर आओ। अब मिलाकर देखो, 2 4, एक बॉन्ड माने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 8, 2 4 6 8, स्टेबल हो गया। समझ में आया? इस तरह से O2 का स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो, ये एक बना। उसके अलावा आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसको N2 कहते हैं। N2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, लास्ट शेल में N के नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब 5 है तो लास्ट शेल में कितने चाहिए, 3 चाहिए और +3 चाहिए उसको। तो +3 कैसे करेगा बोलो, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, ये 2 है, 1 2 3, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, 6 2 8, स्टेबल हो गया। समझ में आया? ऐसे तो आपको बोल सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N2, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ O2, ड्रॉ द डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ CH4, ड्रॉ द डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ H2। 2 मार्क्स के लिए आता है। बच्चे इसको छोड़ देते हैं तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये हो गया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे कि कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है जिसके कई रूप हो। जैसे कि कोई एक्टर होते हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स या हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, जो काफ़ी अलग अलग रोल करते हैं, तो उसे वर्सेटाइल कहते हैं। कार्बन वर्सेटाइल क्यों है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दुनिया में हमने पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 120 एलिमेंट्स को लिखा है, बराबर है, जिसमें सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, सारी चीज़ें, बराबर। पर केमिस्ट्री जो है ना दुनिया में 3 भाग में डिवाइड है। दुनिया की पूरी केमिस्ट्री 3 भाग में डिवाइड है। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें दूसरे नंबर पर जो केमिस्ट्री मैं बता रहा हूँ ना, वो कौन सी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कार्बन से डील करती है। तो ऐसा क्या है कार्बन में जो पूरे 120 एलिमेंट को छोड़कर हम सिर्फ उसमें से एक एलिमेंट पर 1/3 केमिस्ट्री को बना देते हैं? क्यों, बताता हूँ। तो उसका आंसर है यहाँ पर कि कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। क्यों? कार्बन कहाँ पाया जाता है मालूम है? कार्बन हमारे बॉडी के डीएनए में होता है। आपने 9th स्टैंडर्ड में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें आप पढ़ेंगे कि उसके डीएनए के अंदर भी क्या होता है, कार्बन। डीएनए कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। कहाँ पे होता है एग्जैक्टली? हाँ, न्यूक्लियस के अंदर। सेल जो ऑलरेडी हमें दिखता नहीं, उसके अंदर का पार्ट न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए। सिर्फ डीएनए वहाँ नहीं होता, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, और कार्बन जो है डीएनए के स्ट्रक्चर से लेके दुनिया के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, बुर्ज खलीफा, बराबर। तो इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, कार्बन मौजूद मिलेगा। समझ गए? तो दुनिया के हर चीज़ में आपको ऑलमोस्ट कार्बन मिलेगा, इसीलिए हम कार्बन को अलग से पढ़ते हैं। कार्बन को वर्सेटैलिटी को पढ़ने के लिए अगर हम पॉइंट वाइज पढ़ें तो पहला पॉइंट है कि कैटिनेशन के बारे में। कैटिनेशन का मतलब क्या है? कार्बन की एक अपनी प्रॉपर्टी है, जब कार्बन अपने साथ में बॉन्ड बनाते हैं, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाता है, तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। इसकी अपनी खासियतें अलग अलग देखेंगे। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगा, डायमंड मिलेगा। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, डायमंड है। डायमंड तो हम सबको मालूम है। ग्रेफाइट क्या होता है, सबको मालूम है? नहीं मालूम? पेंसिल की जो नोक होती है, शटर में जो ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है। इन्वर्टर की बैटरी में इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट के। इसके अलावा और भी है, फुलरीन है और कार्बन नैनो ट्यूब्स है, बहुत सारी चीज़ें, पर यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट का जिक्र है तो हम यही याद रखेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई क्या, कैटिनेशन की, कि जब कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है इसकी प्रॉपर्टी में, दूसरी प्रॉपर्टी थी इसकी, हाँ, कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना सकते हैं और कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे ये स्टेबल होते हैं, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे बाद में,
और ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। तीसरी बात है कार्बन टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का क्या मतलब है? टेट्रा, आपने पेंटीन नाम सुना है? पेंटीन शैम्पू, उसका नाम पेंटीन क्यों है? उसमें शैम्पू का फॉर्मूला है कि उसमें 5 तत्व डाले गए, इसीलिए वर्ड आ गया पेंटीन, वर्ड आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे टेट्रा जो है, टेट्रा 4 के लिए होता है। वैलेंट, वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। तो अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, तो देखो मैं क्या बना सकता हूँ। अगर सपोज करो CH4 है, तो उससे मैं ना कितने डिफरेंट कंपाउंड बना सकता हूँ। मैं एक H को कम कर दूंगा तो CH3 हो जाएगा, मैं Cl लगा सकता हूँ। मैं अगर और एक H को कम कर दूँ तो CH2 हो जाएगा, और Cl2 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैं एक और एक H को कम कर दूँ तो क्या हो जाएगा? Cl3 हो जाएगा, बराबर है। मैं एक और एक H को कम कर दूँ तो क्या हो जाएगा? CCl4 हो जाएगा। तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से, और कार्बन बहुत सारे लोगों के साथ कंपाउंड बनाता है, तो इसीलिए इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बन भी सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। तो अगर आपको आएगा कि एक्सप्लेन व्हाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो आपको ये 3 पॉइंट्स को फ्रेम करके लिखना है, और स्टार्टिंग में जो बताया वो लिखना है कि कार्बन नैनो मॉलिक्यूल से लेके वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्ट्रक्चर तक में मौजूद होता है, इसीलिए कार्बन को इतनी वर्सेटैलिटी दी जाती है, और इसीलिए कार्बन इतना वर्सेटाइल होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन ठीक है, नाम से समझ आ रहा है जिसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये कहलाता है। इसका हमने एक बेहतरीन एग्जाम्पल अभी देखा है CH4 के बारे में, बराबर है। हाँ, अब हम उसको तरीके से देखेंगे कि हमारे को हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं और क्या होते हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की 3 फैमिलीज बेसिकली हमारे पास होती है। ये बड़े ध्यान सुनना, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेसिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स है, आपको आना चाहिए। हाइड्रोकार्बन की 3 फैमिली होती है। पहला होता है अल्केन, दूसरा होता है अल्कीन, और तीसरा होता है अल्काइन। अल्काइन, ठीक है। हाँ, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। दो कम करते जाओ, इसमें से 2 कम कर दिया, और फिर इसमें से 2 कम करो तो CnH2n-2, ठीक है। हाँ, अब कार्बन कंपाउंड को समझने के लिए ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें बेसिकली कुछ 10 नाम याद रखने पड़ते हैं। अल्केन की फैमिली से याद रखेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होगा। सॉरी, मीथेन, ठीक है। आप सबको पता होगा तो फिर मैं लिखता नहीं हूँ, मैं एक बार खाली बोल देता ऐसी। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। 10 नाम है, ठीक है। अगर उसको यहाँ पर बोलेंगे तो क्या होगा? मीथेन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डिकिन, ठीक है। यहाँ पर मीथेन नहीं होता, मिथाइन नहीं आ पाएगा यहाँ पर, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता वो। और फिर उसके नीचे से आएगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, ठीक है। इतनी बात आपको पता है। अच्छा, अब जो है मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बनाकर बताता हूँ, हर एक का स्ट्रक्चर बनाकर बताता हूँ। अल्केन में ये होता है CH4, मीथेन क्या होता है? CH4। फिर एक कार्बन बढ़ाओ और 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, मतलब ये कितना हो जाएगा बोलो? C2, 2 हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? H6। फिर बोलो C3H8, फिर C4H10, C5H2n एंड सो ऑन henceforth, बराबर। अल्कीन में बनाएंगे तो क्या होगा? 2 कम करने हैं ना यहाँ से, कार्बन उतने देंगे CH2, फिर वो देखेंगे नहीं बनेगा, वो बनेगा बाद में देंगे, पर मैं बता रहा हूँ यहाँ क्या होगा? C2H4, फिर C3H6, फिर यहाँ से और 2 कम करने, तो यहाँ तो C तो आ ही नहीं सकता, ऐसे तो वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा? C2H2, C4H6, ठीक है, C5H8, बराबर है।
ऐसा कुछ बनेगा, बराबर ऐसा। अब इसको अपन ओपन करके देखेंगे, कुछ एलिमेंट्स को ओपन करके चेन बना के देखेंगे, फिर उसकी ब्रांच चेन बनाएंगे, फिर वो चेन बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। हाँ, अब फॉर एग्जांपल CH4 है, तो CH4 के लिए हम क्या करेंगे, ये C है, यहाँ 1 2 3 और 4, तो यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा और यहाँ पर H आएगा, ऐसे। अब C2H6 है, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, पहले कार्बन बनाने हैं। अब आस पास में 4 डैश होने चाहिए, एक डैश है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जहाँ जहाँ डैश के ऊपर खाली जगह दिख रही है वहाँ पर H लगा दो, हो गया C2H6 है। C3H8 बनाते हैं, फिर सेकंड वाले बनाना शुरू करते हैं। C3 बनाना तो पहले कितने कार्बन लेंगे, 3 कार्बन, एक है तो 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, H H H H और H, हो गया। ये भी समझ में आया, आसान है। तो ये होता है यहाँ पर। अब आएंगे हम अल्कीन पर। अगर हम अल्कीन को बनाएंगे तो CH2 पॉसिबल है क्या हमारे लिए बनाना, ये एक एच पर, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, 4 चाहिए होते हैं ना, हम वैलेंसी को तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर बेसिकली डबल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखते हैं C2H4 के लिए क्या करना है। देखो पहले कार्बन कार्बन बना लो, 1 2 3, हाँ तो सुनो 4 H है ना, यहाँ एक H लगा दिए, 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 ठीक है। एक कार्बन के अराउंड में 4 डैश होनी चाहिए थे, यहाँ पे 3 डैश है, तो डबल बॉन्ड बना दो। अब हो गए, ठीक है। अगर हमें C3H6 बनाना है तो पहले बना लो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक H लगा दिया और यहाँ पर टोटल कितने H थे, C3 में कितने H थे, 6 H थे, ठीक है ना, 2 4 और 6, ऐसे लगा लो, वरना अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखो यहाँ लगा लो, ठीक है। 3 H और 3 C और 6 H हुआ। अब बराबर तो नहीं है, इसके पास 2 3, तो ये कितने होंगे, 4, बराबर है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 क्या बना दिया, ये 5 कैसे हो गए, ये 2 4 हो गए, इसको यहाँ भेज दो, ठीक है। एक बॉन्ड लग गया और हो गया, ठीक है। एक और एक बना लेते हैं तसल्ली के लिए, C4 बना लेते हैं, 1 2 3 और 1 4, ठीक है ना। तो जहाँ डबल बॉन्ड आएगा वहाँ हटा लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया तो ये 4 हो गए, तो ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं आएगा, इसको यहाँ लगा दो, एक मिनट पहले मुझे देखने दो, ये 1 2 3 4 हो गए, वो हटा दो, चलो ठीक है, ठीक है। अब उसके अल्काइन के लिए भी बना के देखता है। तो ये एक हो गया, तो ये बन गया, इसको लिखो मत, सारा डाइजेस्ट में है अवेलेबल, तो उसको तुम मुझसे बना सकते हो। अब इसको भी बना के देख लो। अब C2H2 है तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ये एक हो गया। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर है तुम्हारे पास, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये हो गया। यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑब्वियसली आपको लगाने पड़ेंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 है, पहले ही लगा दो, कहीं एक पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो लगा दो। अब ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक लगाएंगे तो 4 हो गया, इसके पास ऑलरेडी 4 हो गए, है ना। यहाँ पर एक है अभी, 1 2 3, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 अगर कार्बन है तो 1 2 3 और ये 4, किसी पर भी लगा लो चाहिए, ऐसा कुछ प्रेफरेंस अभी फ़िलहाल पे नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा लूँ, नहीं हो पाएगा ना यहाँ पर, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो नहीं, तो यहाँ पे ही लगाओ ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो ये हो गया, तो ये 4 हो गए, इसको मिला ये 4 हो गए, इसके पास 2 है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ देने पड़ेंगे,
इसके पास एक है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ देने पड़ेंगे, हाइड्रोजन काउंट कर लो, बराबर है, ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ करना पड़ेगा तुमको। हाँ 3 2 5 और 1 6, ठीक है, 4 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन, ठीक है, ये बन गया। अब ये बनने के बाद स्ट्रक्चर जब हमारा बन जाता है, पर स्ट्रक्चर को हम अलग तरह से थोड़ा तोड़ मरोड़ भी सकते हैं। हम इसको जो बनाए हैं इसे कहते हैं स्ट्रेट चेन, ये आपके लिए स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन के अलावा इसमें आप और कुछ भी बना सकते हो। दूसरा कौन सा है, आप इसमें राउंड चेन बना सकते हैं या ब्रांच चेन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम ब्रांच चेन बनाकर देखते हैं कि ब्रांच चेन कैसे बनी। वैसे एग्ज़ाम में यूजुअली इतना नहीं पूछा जाता है कि ब्रांच चेन बनाकर दो, ये करके दो, वो करके दो। बस स्ट्रेट चेन अगर आप बना ली तो आपको मोस्टली नाम लिखने के लिए आएगा, पर हम बनाकर देख लेते हैं। जो किताब का एग्जाम्पल है, ब्यूटेन का एग्जाम्पल है। अगर हम C4H10 बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना। अब यहाँ पर डैश पे क्या हाइड्रोजन है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि किसी एक को उठा के ब्रांच पे डाल दो, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो क्या पॉसिबल है क्या, देखते हैं। यहाँ एक है, आपको कार्बन के आसपास में 4 डैश चाहिए, बस इतना याद रखो। हाइड्रोजन की फिक्र मत करो, वो अपने आप आ जाएगा। तो 1 है 2 3 4, ये 3 है तो यहाँ पे क्या 4, 1 आ गया 4 हो गया। यहाँ 1 है 1 2 3, हाइड्रोजन लगा के चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब यहाँ पर कितना डैश है, 1 डैश है, 9 10, ठीक है। नाम अलग हो जाएगा बाद में, पर इतना याद रखना कि स्ट्रेट चेन अलग होगा। तो ये आपका ब्रांच चेन हो गया, तो इसे कहते हैं ब्रांच चेन, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक ब्रांच बना ली। फिर अब इसके बाद आपको राउंड चेन भी बनाने के लिए आएगा। याद रखना, जब भी आप राउंड चेन बनाते हैं तो आपके हाइड्रोजन 2 से कम हो जाता है। आप जब भी राउंड चेन बनाएंगे तो आपके हाइड्रोजन 2 से कम हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। इसको लिख रहे हो, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं तब तक। अच्छा देखो, अगर मैं हेक्सेन बनाऊंगा तो यूजुअली क्या होगा, C6H14 होगा, बराबर है। अब ज़रा ध्यान से देखो, हाँ C6 कितना होता है H14। और यूजुअली हम क्या मानते हैं, यूजुअली हम मानते हैं कि जब भी अल्केन होता है तो सिंगल बॉन्ड आता है, और सिंगल बॉन्ड अगर आया तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो अब ज़रा उसको देखते हैं। देखो मैं अब एक बना रहा हूँ, राउंड चेन बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा ज़्यादा नीचे चले गया, 3 4 5 6, ठीक है ना। हाँ अब ध्यान से देखो, इस कार्बन के आसपास में कितने बॉन्ड है, 2, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2। इसके पास 2 है तो इधर भी 2, इधर 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12 हो रहा है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, C6H14 का, सिंगल बॉन्ड के लिए था। तो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, सब तो सिंगल बॉन्ड है। तो याद रखें, जब भी आप स्ट्रेट चेन से राउंड चेन में जाएंगे तो हाइड्रोजन 2 से माइनस हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ये यूजुअली बच्चे बात भूल जाते हैं और फिर उसमें चेक करने लगते हैं कि 14 क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं, ये जो फार्मूला बन जाएगा ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला, ठीक है ना, क्योंकि साइक्लिक मैनर में, इसीलिए, समझ गए। बनाना है ये, अच्छा साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। तो बना लो इसको, मैं रुकता हूँ 2 मिनट, आप खुद से बना के ट्राई कर लो इसको। ये स्ट्रक्चर्स के अलावा एक स्ट्रक्चर तो एग्जामिनर का हमेशा से फेवरेट है और वो आता ही है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखें, ये बेंजीन ही नहीं पढ़ेंगे, इसको बेंजीन पढ़ेंगे, ठीक है ना, C6H6, ठीक है ना, C6H6 वाला है बनता है, ठीक है ना। और ये राउंड स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे हम बेंजीन का। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 और ये 6 है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब यूजुअली हम अगर C6H6 की बात करें तो यहाँ पर बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, पर बेंजीन अपने आप में ख़ास है।
वो कुछ ऐसा बनता है। आप ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड लगाओ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो इसको छोड़ो, डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, इसको छोड़ो, यहाँ पर क्या लगाओ, डबल बॉन्ड। कोई बोलेगा सर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो कर लो, चलेगा भाई, ठीक है। हाँ, यहाँ 3 है तो कितने लगेंगे, एक हाइड्रोजन, 1 1 1 1 1, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया, समझ गए। आप चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, आपका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दिख सकता है, वो भी चल जाएगा। तो ये C6H6 बेंजीन का स्ट्रक्चर है। 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ लेता है, 1 मार्क्स के लिए इसका फॉर्मूला पूछ लेता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है। सो C6H6 होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी आइसोब्यूटिलीन बना लेना खुद से, चलो वरना मैं बता देता हूँ। आइसोब्यूटिलीन जो है, क्योंकि ब्यूटिलीन दिया हुआ है वहाँ पर और ब्यूटाइल है बेसिकली, तो 4 कार्बन होंगे, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाओ, ये कार्बन यहाँ लगाओ, ये कार्बन यहाँ लगाओ, ये कार्बन पहले यहाँ लगाओ, और इनके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड किसका बनाओ, एक और एक कार्बन का। अब ये कार्बन के डैश गिनो, 4 है, इसको कोई ज़रूरत नहीं। इसके पास 1 है तो कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। तो 3 को उसने कैसे दिया, एक यहाँ और एक यहाँ, 1 2 3, ठीक है। इसके तो 4 है और उसके कैसे डैश लगाया है यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पर एक, यहाँ एक, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ, ये है आइसोब्यूटिलीन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो कितने, 3 3 6 2 8, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटिलीन का। ये ब्रांच है, हाँ बोलो। इसमें ब्यूटिलीन है तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगेगा। ऐसे ही तो इसके अंदर भी हुआ था ना, बराबर है। ये जब हम ब्रांच चेन या ये बनाते हैं तो IUPAC थोड़ा सा वहाँ पर चेंज हो जाता है, इसीलिए अभी आप लोग IUPAC से स्ट्रेट चेन का पढ़ते हो, ये मैक्सिमम ब्रांच चेन का पढ़ते हो। उसके आगे आप उस पर नहीं जाते, राउंड चेन या इस पर नहीं जाते, तो अभी उसके लिए रुक जाना, वो आपके लिए लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो ये आइसोब्यूटिलीन आपने उधर बना लिया, ठीक है। चलो ये हो गया, ओके, लिख लिया इसको। अब ये तो हो गया कि हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए अलग अलग। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे वो होगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पहले उसकी तारीफ सुन लो। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन व्हाट इज़ ए फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा जो उस हाइड्रोकार्बन का मेन प्रॉपर्टी बन जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर CH4 था, यानी कि ये ऐसा था, यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, मैंने उसको बनाकर ऐसे बना दिया, CH3Cl बना दिया, यानी कि अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और एक क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन जो होगा उसको क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, इसका जो भी नाम होगा वो किससे जाना जाएगा, उसके फंक्शनल ग्रुप से जाना जाएगा। समझना है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। वो पढ़ेंगे कैसे होगा क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा कुछ होता है। तो आपको बेसिकली कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़ने, कुछ 8 फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हमको पढ़ना है। तो पहले फंक्शनल ग्रुप में आता है हेलोजन। हेलोजन का पीरियोडिक टेबल में क्या नंबर होता है, कौन सा ग्रुप नंबर होता है हेलोजन पीरियोडिक टेबल में, 17। नोबल गैस 18 होता है, 17, ठीक है। आपको यही तो याद रखना, पिछले लेसन से इस लेसन को कनेक्ट करने आना चाहिए, ठीक है ना। हेलोजन के ग्रुप्स के नाम क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन, ठीक है ना। अच्छा, ये इसका मतलब है .x लिखा है यहाँ ऐसा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसके लिए ऐसे आधा को इसको बोला जाता है क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। अगर आपने थोड़ा भी IUPAC किया तो आपको समझ आ रहा है कि क्या है, ठीक है ना, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो ये पहला हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं हम इस पर, अल्कोहल पर आते हैं। अल्कोहल पर आते हैं। यहाँ पर जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को चेंज करके मैं अगर यहाँ पर OH लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, अल्कोहल, OH। और इसके लिए लगाया जाता है OL, क्या लगाया जाता है लास्ट में, OL। क्या लास्ट में, क्या लास्ट में, वो पढ़ेंगे बाद में, खाली अभी इतना समझो, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम अल्डिहाइड पर, ठीक है ना। अल्डिहाइड पर आते हैं। इसके अंदर ये कुछ ऐसा लगाया जाता है, C डबल बॉन्ड O और H लगाया जाता है, ठीक है ना। और इसको है ना पहले ऐसे याद रख लो,
मैं पहले इतना ही लिख के देता हूँ, पहले इसको ये टेबल ऐसे कंप्लीट कर लो। इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है CHO। अल्डिहाइड में कहीं पर आपको ज्वाइन करना होगा तो कैसे आएगा CHO। इसको ओपन करोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अल्डिहाइड हुआ, फिर क्या आता है कीटोन। कीटोन आता है जिसमें आता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो इसको लिखा जाता है CO, ठीक है। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, इसे कैसे लिखा जाता है COOH लिखा जाता है। इसको स्ट्रक्चर को खोलोगे तो ऐसा बनेगा, यहाँ पर O, यहाँ पे O और इसे ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर COOH, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हो गया। ईथर के लिए बहुत कम आता है, एस्टर के लिए भी बहुत कम आता है, तो हम उसको करेंगे नहीं। अमाइंस में लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो जो जितना इंपॉर्टेंट लगेगा वही करेंगे। अमाइंस जो होता है वो NH2 होता है, ये N यहाँ पर, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर और ये यहाँ पर NH2। इसका कंडेंस फॉर्म ये होता है, ठीक है ना। तो पहले ये याद रखना है कि भाई ये अल्कोहल है, फिर अल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर अमाइंस है। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा। अगर आप पैटर्न देखते हैं यहाँ पर देखो, कीटोन, कीटोन में 1 आ रहा है, इसको पहले रखो CO, C डबल बॉन्ड O। देखो कीटोन में 1 आ रहा है तो C डबल बॉन्ड O से क्या आएगा, कीटोन आएगा। क्या आएगा, कीटोन। उसमें एक H लगा लो, क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड, बराबर है। हाँ, इसमें ये हो गया। यहाँ पर अगर यहाँ से OH निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, बराबर है। इसमें एक और O ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, तब तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में रफ पेज पे लास्ट पे जाके फ़ौरन बना लेना है और हमेशा ऐसे ही याद रख सकते हो। सबसे पहले हमने देखा क्योंकि कीटोन है तो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने H लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड। यहाँ से OH निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल। एक और O लगा लिया यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस फंक्शनल ग्रुप मेजॉरिटी तो आपको याद हो गए ऐसी, ठीक है ना, ऑन दी स्पॉट याद हो गए। बोलो कीटोन के लिए क्या था फॉर्मूला, C डबल बॉन्ड O था। उसमें अगर एक और एक हम लोग H लगाएंगे तो क्या होगा, अल्डिहाइड। वो H और O के दरमियान में और एक O लगाएंगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। OH क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। फिर बस इतना हमको फंक्शनल ग्रुप पहले याद होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप है क्या और इसके नोटेशंस क्या क्या है वो हमें पहले पता होना चाहिए। ये होने के बाद फिर हम IUPAC नेम वगैरह पर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज़ किसे कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है वो देखते हैं। कुछ नहीं है, मैथ्स में आपने AP पढ़ा है ना, बस AP आपका होमोलोगस सीरीज़ होता है। मतलब है ना, CH4 था, फिर क्या था, C2H6 था। अगर आप इसमें से गैप देखेंगे तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप है। अगर C3H8 लेंगे तो कितने का गैप है, उतने का ही गैप है। तो अगर ऐसी सीरीज़ आ गई तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज़ कहेंगे। बस इतना याद रखो। उसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वहाँ पर बताने के लिए, पर उतना वो नहीं है, ठीक है ना। जितना इंपॉर्टेंट है उसमें से हम कर चुके हैं, ठीक है। 2 मिनट रुकते हैं। रिएक्शन इस क्लास में तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, पर हम IUPAC नेम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। IUPAC फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाम रखने का मकसद क्या था यहाँ पर, ये यूनियन बनाने का मकसद ये था कि दुनिया में केमिकल्स के अलग अलग नाम थे, तो एक ही यूनिफॉर्म केमिकल से उसको बुलाना था। जैसे अब हम लोग भारत देश में तुलसी का झाड़ होता है उसे तुलसी कहते हैं। अब जापानी आदमी थोड़ी ना तुलसी कहेगा। अब हम कोई साइंटिस्ट से मिले या किसी लोग से मिले और उसने कहा भाई हम तो तुलसी के झाड़ से ये बनाते वो करते हैं, वो भी तुलसी की बात कर रहा है, पर जापानी में कुछ और बोलते होंगे तुलसी के झाड़ को, तो पता कैसे लगेगा। तो दुनिया में एक कॉमन नाम होना चाहिए ना इसका, तो इसका नाम फिर रख दिया गया ऑसिमम सैंक्टम। मतलब अब तुलसी का जो साइंटिफिक नेम हो गया है ऑसिमम सैंक्टम, ठीक है। मैंगो का मैंगो आम, ठीक है, क्या था उसका, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है ना, ठीक है। आम वाले को जाके बोलना देखिए तुम ये बेच रहे हो, ठीक है। चलो टाइम नहीं अपने पास, तो जल्दी से देखते हैं कि IUPAC नेम में करना क्या है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि अभी नेम तो डायरेक्ट लिखेंगे। IUPAC नेम में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने। पेरेंट चेन देखो कौन सी है, पेरेंट चेन का मतलब क्या करो, कार्बन काउंट करो कितने,
कार्बन काउंट करो, हाँ लिटरली कार्बन काउंट करो तो उससे पैरेंट चेन मानने में पड़ेगा। पैरेंट चेन यानी कि मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, क्या है वो, ठीक है। फिर आप क्या देखेंगे, अगर उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनकी पोजीशन को नोट करो। उसके अलावा आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को नोट करो, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को। इसके अलावा ये दोनों का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब होगा तो जब इनकी गिनती करोगे तो इनमें हमेशा फंक्शनल ग्रुप को जो है नंबर पहले का देंगे। अब इसका एग्जांपल जैसे मान लो घर पे कोई मेहमान आता है दावत के लिए, तो पहले हम खुद खाते हैं, मेहमान को खिलाते हैं। हाँ, तो बेचारा कार्बन की फैमिली में ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन थे, उसको हटा के, एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को बुलाए, तो पहले नंबरिंग हमेशा क्लोरीन से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। पहले खाना मेहमान को दिएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये चौथी बात याद रखनी है, ऑलवेज लोअर नंबर टू गेस्ट, ठीक है। हमारे मेहमान कौन है हमको मालूम है यहाँ पर, ठीक है। जो भी लोअर नंबर होगा वो हम गेस्ट को देंगे, मेहमान को देंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, एक एग्जांपल देखते हैं पहले। चाहिए तो मैं थोड़ा फिर पढ़ा दूँगा कल। CH2OH है, ठीक है ना, ये हमारे पास है। अब इसका करेंगे क्या, अब CH3 होगा, CH3 है, किताब में वो दिया है ना, CH2 दे दिया गया है, ठीक है। 4 बॉन्ड तो यहाँ से बनेंगी। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, 2 कार्बन है और यहाँ पर OH लगा हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर मेहमान कौन है, OH। तो OH किसके घर में रुका है, ये कार्बन के घर में रुका है। इसको पहला 1 देंगे और इसको क्या देंगे, 2। यहाँ इसको 1 नहीं देंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा। बात समझ गए, ऐसे तो कर भी नहीं सकते ना, तहजीब के खिलाफ है भाई। तो यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ पर क्या है, H है। हाँ, सबसे पहले क्या देखना, पेरेंट चेन। कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या नाम होता है, इथेन। नहीं, इथेन होता है ना। आप वो सब मत बोलो, इथीन इथाइन वो सब मत बोलो, सिर्फ नॉर्मल बोलो, अल्केन वाला इथेन होता है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1 है। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH माने अल्कोहल। अल्कोहल रहता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं, OL। क्या लगाते हैं, OL, ठीक है। तो अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, इथेनॉल लिखेंगे, ठीक है। एक फॉर्म तो ये है इसका, कैसे लिख सकते हैं, इथेनॉल लिख सकते हैं, बराबर। हाँ, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ईथ 1 ऑल। मैं ऐसे प्रेफर करूँ, दोनों भी लिखेंगे तो करेक्ट है, क्योंकि इससे भी मालूम पड़ा है कि 1 पे कौन है, अल्कोहल है, और कौन है, इथेन है। इसमें कोई पोजीशन मेंशन नहीं किया तो 1 ही होगा। और कौन है, अल्कोहल है, समझ गए। मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 इथेनॉल लिखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिखा और सिर्फ इथेनॉल लिखा तो गलत मिल जाएगा। अगर 1 पे लगा तो चलेगा। हाँ, क्योंकि 1 हमेशा हम मेंशन नहीं करते ना अलजेब्रा में, जैसे 1x रहता तो हम x लिखते हैं, वैसा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करते हैं आपके साथ, ठीक है। देखो, यहाँ पर है CH3 CH2 और CHO है, ठीक है ना। हाँ, अभी मुझे ये बताओ कि ये जो CHO ग्रुप बनाए थे हमने, ये किसके लिए था, ये अल्डिहाइड के लिए था, है ना। अच्छा, पहले इसमें पैरेंट चेन क्या है ये बताओ, सबसे कंट्रोवर्शियल था यहाँ पर। कितने कार्बन है, 2 या 3 कार्बन, 3 कार्बन। अब कोई बोलेगा सर ये तो अल्डिहाइड है ना, तो 2 कार्बन नहीं। IUPAC में कितने काउंट कितने करते हैं, 3। हाँ, जितने दिख रहे हैं ना तुमको काउंट कर लो। तो क्या हो गया, प्रोपेन है, क्या है, प्रोपेन, ठीक है। अब दूसरा, अब नंबर देंगे, हमेशा किसका नंबर आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए इसको तो नंबर, है ना। यहाँ पर ये इसके साथ अटैच है, ठीक है ना। तो जो भी होगा, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि इसको फर्स्ट दें, इसको फर्स्ट दें, तो आपको यहाँ से फर्स्ट होगा या तो यहाँ से फर्स्ट होगा, ऑब्वियसली इसी को फर्स्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड के लिए हम लगाते क्या हैं, AL लगाते हैं। हाँ, AL लगाते हैं, बराबर। अल्डिहाइड के हम AL लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे बोलो, इसका IUPAC नेम क्या होगा, प्रोपेनाल, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रोपेनाल, है ना। या तो कैसे लिखेंगे, प्रोप
1 अल, समझ गए, प्रॉप 1 अल, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा जो है अब हम कुछ और भी देख लेते हैं। ये देख लो, एक और एक स्ट्रक्चर देख लो, ब्रांच वाला, ये भी देख लो। हालांकि एग्जाम्पल्स और देखने चाहिए हमें तो। CH3 CH3 और OH को यहाँ पे लटका दिया गया। अब नंबर कहाँ से देंगे? कहीं से भी दे सकते हैं, 1 2 3। सेकेंड पे ये आएगा। पेरेंट चेन में कितने हैं? 3 है, तो क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। पोजीशन क्या होगी? सेकेंड पोजीशन होगी। और फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? अल्कोहल है, तो क्या आएगा? OL आएगा। तो बताओ क्या नाम लिया? हाँ, 2 पहला होगा, 2 प्रोपेनॉल या प्रॉप 2 ऑल, समझ गए? ऐसे, तो ये तुम्हारा हुआ यहाँ पर। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे IUPAC नेम देने जाएंगे तो पेज नंबर 123 पर भी आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे, तो वहाँ वाला भी देख लेते हैं। अगर ऐसा रहा, सपोज करो ये स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल इसका लेते हैं। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है CH3 CH CH2 Cl, ये वाला स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर CH3 CH CH2 Cl, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लोरीन नीचे कहीं लटका नहीं है। क्लोरीन तो क्या है? यहाँ पे। तो अगर स्ट्रेट चेन रही, ये ब्रांच चेन है ना, ये कौन सी चेन है? स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना। अगर कभी भी स्ट्रेट चेन रहेगी तो उसके IUPAC नेम में स्टार्ट में हम N लगाएंगे। N किसके लिए स्टैंड करता है? स्ट्रेट चेन के लिए। किसके लिए स्टैंड करता है? स्ट्रेट चेन के। हाँ, अब इसमें कितने कार्बन है? अब क्लोरीन का वो मत गिन लेना, है होशियारी। हाँ, कितने हैं? 3 है ना। तो 3 हो गए, है ना। अब 3 हो गए आपके पास। अब ये तो प्रोपेन होता है और इसमें क्लोरीन लगा, बताओ नाम क्या होगा इसका? क्लोरोप्रोपेन। हाँ, ये एक लिख सकते हैं, ये यूजुअली, चलो ये नाम होना चाहिए, क्लोरो प्रोपेन, बराबर है। N क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे टू बी मोर स्पेसिफिक, है ना। एक और एक नाम भी होता है, एक और एक चीज़ बताता हूँ। IUPAC में अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 1 से कम हुआ है यहाँ पर, है ना। तो जब भी 1 से कम होता है ना, तो जो भी आपका जैसे प्रोपेन था तो वो प्रोपाइल हो जाएगा। 1 से कम होगा तो क्या होगा? प्रोपाइल। और क्लोरीन का क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N प्रोपाइल क्लोराइड, पर आप ऐसे लिखो चलेगा, बस बता रहा हूँ। 1 से कम करोगे तो ये हो जाता है, मतलब CH4 है, मीथेन है। CH3 क्या होगा? भूल गए? CH4 मीथेन है। मैंने कार्बन नहीं पढ़ाया, हाइड्रोजन कम कर दिया। अगर CH3 को क्या बोलेंगे? किताब में लिखा है मिथाइल हो जाएगा ये, समझे? याद रखो। अगर C2H6 है तो ये क्या है? इथेन है। तो अगर इसमें एक कम कर दिए, C2H5 कर दिए तो क्या हो जाएगा? इथाइल। और इसमें क्लोरीन लगा दिए तो क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड, समझे? अगर आपका जितना भी हाइड्रोजन है उसमें 1 से कम कर दिए तो उसमें YL लग जाता है। AE ANE ये सब तो हमको मालूम है। एक हाइड्रोजन से कम कर दी तो क्या लग जाएगा? YL लग जाएगा। तो मीथेन का मीथाइल, इथेन का इथाइल। क्लोरीन अगर अलग रहेगा तो उसे क्लोरीन कहते हैं। क्लोरीन किसी के साथ जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? क्लोराइड हो जाता है। ब्रोमीन अलग रहता है तो उसे ब्रोमीन कहते हैं, जुड़ जाता है तो ब्रोमाइड कहते हैं। ऐसा ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको उसमें याद रखनी चाहिए, और याद रखिए तो बेहतर होगा। यहाँ पर 10 IUPAC नेम है, टाइम की वजह से नहीं करा पा रहा हूँ, पर मैं सोच रहा था कि करा दूँ। और इसके आगे जो है वो रिएक्शंस के पार्ट हैं, और उसके लास्ट वाला पार्ट तो बिल्कुल ओमिट है। रिएक्शन वाला पार्ट देखो, अगर कल समय मिला तो मैं कल इंशाल्लाह उसको करवा दूंगा पार्ट 2 में करके, ठीक है ना।